हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अनअकैडमी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हूँ। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी की कमांड्स के बारे में। यूजली सभी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कई दफ़े इंडियन आर्मी या इंडियन एयर फोर्स या इंडियन नेवल फोर्सेस की पर्याप्त जानकारी नहीं होती बच्चों के पास। तो हमारे इस इनिशिएटिव में हम बच्चों को ये बताएंगे कि इंडियन आर्मी में कितने कमांड्स होते हैं। और आप सबको पता है कि हमारी इंडियन आर्मी का कितना वैभवशाली इतिहास रहा है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो पर्पस है कि बेसिकली इंडियन आर्मी कितने कमांड्स में ऑपरेट करती है, इसकी एक सही और सटीक जानकारी आप तक साझा करी जाए। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। आज हम जिस तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स बिल्कुल एकदम मुस्तैदी से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि कैसे इंडियन आर्मी की शुरुआत हुई और फिर आज वो हमारे देश के लिए सबसे ज़रूरी एक सेवा या कर्तव्य निष्ठा के साथ काम, मतलब देश की सेवा करने वाले जवान बनते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी की जो शुरुआत है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसे 1 अप्रैल 1895 से माना जाता है, जब भारत में ही बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट कर रही थी और उनके पास अपनी प्रेसिडेंसीज आर्मी हुआ करती थी। तो उसी के साथ साथ इस आर्मी का भी गठन किया गया था। लेकिन बाद में इन आर्मीज को, यानी कि ये जो हमारी आर्म फोर्स है, इसे मर्ज कर दिया गया, साथ मिला दिया गया। और तब से लेकर इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही है, यानी कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इसकी इस्टेब्लिशमेंट है। और बाद में आज़ाद भारत को यही आर्मी कितना आगे ले जाती है। और आज तो हम दुनिया में आर्म फोर्सेस के मामले में या डिफेंस के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में आते हैं। अब ये जो हमारी इंडियन आर्मी है, उसे बेसिकली 7 अलग अलग आर्मी कमांड्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि ऑपरेशंस बहुत स्मूथ किए जा सकें, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेक्शन की जा सके। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इंडियन आर्मी को कई कमांड्स में डिवाइड किया गया है। इंडियन आर्मी बेसिकली हमारे देश को एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी कि देश के बाहर से होने वाले किसी भी तरीके के एग्रेशन या हमलों से बचाने का काम तो करती है, और कई दफ़े तो हमें इंटरनल थ्रेट्स जो होते हैं उनसे भी बचाने का काम करती है। तो इसीलिए इंडियन आर्मी को बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है 7 कमांड्स के अंदर, और ये 7 कमांड्स अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इनमें से एक कमांड जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न कमांड, ओके। सेकेंड इज वेस्टर्न कमांड, आप देख सकते हैं। थर्ड इज साउथ वेस्टर्न कमांड एंड फोर्थ इज साउदर्न कमांड। फिर आती है फिफ्थ कमांड जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न कमांड, एंड फिर सिक्स्थ कमांड सेंट्रल कमांड, एंड सेवेंथ जो कमांड है वो है ट्रेनिंग कमांड। तो इंडियन आर्मी को 7 अलग अलग कमांड्स में डिवाइड किया गया है। एक एक करके इसकी कुछ बेसिक जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए, तो हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए जी, ये कमांड्स जो होती हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होंगी, तो उसका एक सबसे कैसे हम पहचानेंगे कि कोई कौन सा सोल्जर या कौन से फोर्सेस के लोग किस कमांड्स को बिलोंग करते हैं। तो यूजुअली आपने ड्रेसेस के ऊपर उनके लोगो देखे होंगे, तो थ्रू दिस लोगो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन सी कमांड से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। जैसे अगर कोई भी नॉर्दर्न कमांड का होगा तो उसका ये लोगो होगा और ध्रुवा नाम से उसको दिखाया जाएगा। ठीक है जी। साउथ वेस्टर्न कमांड, वहां पर सप्त शक्ति के नाम से, एंड वेस्टर्न कमांड के अंदर धर्म चक्र बना होगा उनके लोगों में। तो बेसिकली इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कमांड कौन सी कमांड है। सेंट्रल कमांड में सूर्या एंड ईस्टर्न कमांड पर आपको राइजिंग सन दिखाई देगा। इसके अलावा साउथ वेस्टर्न कमांड्स के अंदर आपको साउदर्न क्रॉस दिखाई देगा। तो वहीं ट्रेनिंग कमांड्स के अंदर आपको इस तरीके से चीजें दिखाई देंगी। ठीक है जी। तो आई होप ये चीजें आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो चुका होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए कि हर कमांड्स का अपना एक लोगो है, जिससे कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो सोल्जर्स या वो जो इन्फेंट्री है वो किसको बिलोंग करती है। अब यहां पर इन्होंने कहा कि इन सारे कमांड्स के अलावा इनकी एक हेड भी होती है, यानी कि हेडक्वार्टर्स भी हैं। तो इनके सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं वो इंडियन आर्मी के, वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज नॉर्दर्न कमांड के बारे में। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न कमांड में इस तरीके का लोगो दिखाई देगा आपको, जिसका एक अपना मोटो भी है, यानी कि लोगो स्लोगन भी है, ऑलवेज इन कॉम्बैट, यानी कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार।
क्या है ये? कहते हैं कि 1908 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1908 में, और ये नॉर्दर्न आर्मी के रूप में आइडेंटिफाई की गई। फिर कहते हैं आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस 1947 इट वाज अबेंडेंड एंड रेज्ड अगेन 1972। 1947 यानी कि 1908 में इसे बनाया जाने के बाद फिर 1947 में जैसे इंडिया आज़ाद हो गया, फिर उसके बाद उन्हें लगा कि हो सकता है हमें इतनी वॉर की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर इसे थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, यानी कि इसको रोक दिया गया। लेकिन बाद में 1971 का जब वॉर हुआ हमारा इंडिया चाइना के साथ, देन वी रियलाइज कि नहीं, हमें इस कमांड की बिल्कुल ज़रूरत है, और 1972 में हमने इसे वापस से तैयार किया। इसके हेडक्वार्टर्स उधमपुर में देखने को मिलेंगे आपको, हेडक्वार्टर्स वहाँ पर हैं। वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, वो इसके हेड हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि एक बार कोई कमांड बना दी वो हमेशा रहती है, लेकिन कई बार उनको रियलाइजेशन होता है कि नहीं चाहिए। पहले तो इतने कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं थे, इतनी एडवांसमेंट भी नहीं थी डिफेंस के मामले में, सो दैट इसलिए कई बार डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसी में आते हैं कि द इंडियन नॉर्दर्न कमांड, यानी कि नॉर्थ, भारत के नॉर्थ हिस्से में क्या है, तो नॉर्थ हिस्से में चाइना और पाकिस्तान है। तो ये नॉर्दर्न कमांड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो मिलती है वो नॉर्दर्न कमांड को मिलती है। और जनरली यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाए जाते हैं उसको भी नॉर्दर्न कमांड के थ्रू ही चलाया जाता है, यानी कि ये लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनके मेजर ऑपरेशंस या मेजर उपलब्धियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ एक उपलब्धियों के बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेता हूँ कि जैसे ऑपरेशन मेघदूत, यानी कि सियाचिन में जब सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया गया था पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान से, तो फिर वहां पर हमारी इस कमांड ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ऑपरेशन विजय, चाहे वो कारगिल वॉर हो अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी हमने जीता। ऑपरेशन पराक्रम 2001-2002 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन हुई थी, क्योंकि 2001 में पार्लियामेंट में अटैक कर दिया था, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत सारी मूवमेंट करी गई, यानी कि ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया, तो उनमें भी नॉर्दर्न कमांड का ही योगदान था। फटाफट पहुंच के उन्होंने मुस्तैदी से अपनी जो सीमा थी या बॉर्डर थी उसको प्रोटेक्ट किया। अब आते हैं, नॉर्दर्न कमांड हो गया, अब आते हैं साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न थोड़ा नया कमांड है, अभी इसे ज़्यादा साल नहीं हुए बनाए हुए, लेकिन उतना भी आपको ध्यान रखना है कि अब तो 2024 चल रहा है, तो हर चीज़ लगभग 20 साल पुरानी हो चुकी है। तो इंडियन आर्मी साउथ वेस्टर्न कमांड क्रिएटेड ऑन द 15 अप्रैल 2005, और लेकिन इसने काम करना 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन से शुरू किया है। They reacted the new dangers opportunities along with the western border between India and Pakistan। वक्त के साथ ऐसा देखा गया है कि जो पुरानी कमांड्स थी उनको और ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत लगती है, तो जिस तरीके की नई नई थ्रेटनिंग या नए नए टाइप ऑफ फियर इमर्ज हो रहे हैं, उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के इस तरीके की इस समस्याओं की जो बॉर्डर पर थ्रेट आ रहे हैं टेररिज्म वगैरह को, उनको एड्रेस करने के लिए एक नई कमांड बनाई गई। इसके ऑफिसेस जो है वो जयपुर राजस्थान में है, यानी कि इसका हेड ऑफिस जयपुर राजस्थान में है, आपको जयपुर में दिख सकता है। और इसका जो यहाँ पर लोगो आप देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना सर्वदा विजयी भव इनका स्लोगन है। यूजुअली आप सुनते हुए होंगे जब कभी कमांड को एड्रेस किया जाता है, सप्त शक्ति इसका लोगो है, ठीक है जी, ओके। यहाँ पर जो सर दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, और ये इस कमांड के हेड हैं, ठीक है जी। कमांड ऑफन रिगार्डेड द यंगेस्ट, यानी इसे माना जाता है इंडियन आर्मी के सबसे यंगेस्ट, यानी उम्मीद ऐसे माना, ऐसा सारे तो यंग ही हैं लेकिन यंगेस्ट, होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्डिंग इंडियन बॉर्डर पाकिस्तान। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर जो बॉर्डर है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जहां पर राजस्थान और पंजाब का जो एरिया है वहां पर इस कमांड से लगभग 1,30,000 सोल्जर्स को अपॉइंट, यानी कि बेसिकली यहां पर रखा गया है, ठीक है जी। 1,30,000 सोल्जर्स, जो लगभग 1,30,000 सोल्जर्स हैं, यहां पर जाते हैं। अब वेस्टर्न कमांड की बात करते हैं, वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी स्टार्टेड इन 1920 में शुरू हुआ, लेकिन थोड़े टाइम तक ये काम करने के बाद यानी इसके ऑपरेशंस को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट रियलाइज
कि नहीं, वेस्टर्न कमांड की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि वेस्टर्न हिस्सा काफी हद तक पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा कर रहा है, और इसलिए वहां पर हमने ये देखा कि बेसिकली इस कमांड को शुरू किया गया। ठीक है जी। और 1947 में इसको रीस्टार्ट कर दिया गया, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो चांदी मंदिर में है। और यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि एवर वेस्टवर्ड इज द स्लोगन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड, और इसका धर्म चक्र नाम से जो ये पूरा स्लोगन है, यानी कि इनको ये दिखाते हैं, ये जो दिखा हुआ है ये धर्म चक्र को दिखाता है। ठीक है, लोगों में। ओके, नेक्स्ट जो इसके हेड है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ये सर बेसिकली इस पूरी कमांड को लीड करते हैं। इट टास्क विद द गार्डिंग सिक्योरिंग इंडियाज वेस्टर्न बॉर्डर। वेस्टर्न बॉर्डर हम किसके साथ साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ वाले रीजन के अंदर इनको बेसिकली इस कमांड का काम है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, देखना कि कोई इनसेंसिटिव एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। ठीक है जी। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन स्टेट रेडीनेस द इवेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल थ्रेट। तो इनको ये भी कहा जाता है कि ये हमेशा तैयार रहते हैं, किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट, बाहर से आने वाले किसी भी तरीके के खतरे के जोखिम के लिए तैयार रहना इनका काम है। इस कमांड ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, चाहे वो 1947 की वॉर रही हो, 1965 की वॉर हो, या 1971 की वॉर हो, इस कमांड का अपना रोल रहा है इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल कमांड पर। सेंट्रल कमांड क्या है? तो सेंट्रल कमांड बेसिकली उनके लोगों में आपको सूर्य दिखेंगे, सूर्य लोगो है। द सेंट्रल कमांड वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1942, 1942 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान इसको बनाया गया था, लेकिन फिर 1946 में इसको डिसबैंड कर दिया गया, यानी कि इसको सस्पेंड कर दिया गया कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई तो अब किसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजाद भारत में इस कमांड को वापस से शुरू किया गया, और वो 1 मई 1963, क्योंकि इंडिया और चाइना की वॉर जो हुई, इंडिया और चाइना की वॉर 1962 में, तो उसके बाद हमें रियलाइजेशन हुई कि हमें इस कमांड की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए हमने सेंट्रल कमांड की रीस्टैब्लिशमेंट करी, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसके हेडक्वार्टर्स देखे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इस कमांड के जो हेड हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। तो सुब्रमणी जी के ये आपकी फोटो दिखाई दे रही है, ये सर हैं वो, और यही पूरी कमांड को लीड करने का काम करते हैं। ठीक है। सेंट्रल कमांड जो इंडियन आर्मी की है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफेंडिंग द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया। भारत का सेंट्रल रीजन जो है उसको डिफेंड करने का काम करती है। भारत के सेंट्रल रीजन में कई हिस्से आते हैं, कई राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, इन रीजन के अंदर बेसिकली प्रोटेक्शन का काम, इंटरनली अगर कोई समस्या होती है तो वहाँ कोई एक्सटर्नल थ्रेट भी आता है तो उसे भी मैनेज करने का काम इसी कमांड का होता है। The central command also responsibility to central sector of western border with the Pakistan। वेस्टर्न बॉर्डर में जो सेंट्रल वाला एरिया है उसके लिए भी ये लोग जिम्मेदार हैं, यानी कि वेस्टर्न बॉर्डर में जो बीच का हिस्सा है वहां भी ये लोग प्रोटेक्शन यानी कि इस कमांड के द्वारा दी जाती है। एक और कमांड जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न कमांड। हमारे ईस्टर्न हिस्से में अक्सर हम एक्सटर्नल एग्रेशन देखते रहते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी देखते रहते हैं, इसलिए हमें वहां काफी चौकन्ना रहने की जरूरत है। 1 नवंबर 1920 को ईस्टर्न कमांड की स्टैब्लिशमेंट होती है, और द हेडक्वार्टर आर लोकेटेड फॉर द फोर्ट विलियम इन कोलकाता। कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम जो है वहां पर इस हेडक्वार्टर को हेड किया जाता है। ठीक है, ओके। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी सर जो हैं वो बेसिकली इस कमांड को हेड करते हैं। ईस्टर्न कमांड कोलकाता यानी कि वॉरियर्स ऑफ द ईस्ट, ये बेसिकली वॉरियर्स ऑफ द ईस्ट के नाम से इन्हें बुलाया जाता है, और राइजिंग सन जो है वो इसका क्या है, वो इसका लोगो है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको, बिल्कुल देख सकते हैं। 1971 इंडो पाक वॉर में इनका ऑपरेशन देखने को मिलेगा। 1971 में काफी महत्वपूर्ण भूमिका। आप कहोगे ये तो ईस्टर्न के हैं, तो ईस्टर्न में ईस्ट बांग्लादेश भी है, याद आया आपको, उसी ईस्ट पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश बनाया है, तो सो दैट वो भी होगा। ईस्टर्न आर्मी कमांड सॉ द कैप्चर ऑफ ईस्टर्न। तो आपको याद होगा कि उस समय जो ईस्टर्न पाकिस्तान को जो कैप्चर किया गया था तो उसमें ईस्टर्न कमांड के सबसे ज्यादा रोल देखने को मिला था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? तो ईस्टर्न बॉर्डर्स जैसे कि आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा,
सम पार्ट ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए इस संस्था को, ठीक है जी, इस संस्था को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अब आते हैं साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की साउदर्न कमांड क्या है? इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड हैज एग्जिस्टेड सिंस 1895। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमांड है ये भारतीय सेना की, और 1895 में इस कमांड की शुरुआत करी गई थी। पुणे में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह जी इसके हेड है। साउदर्न क्रॉस ये बेसिकली आपको देखने को मिल सकता है, ये इनके लोगों का सिंबल है, ठीक है। सग ऑफ करेज, वेचर्स एंड विजडम, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनका लोगो है, स्लोगन है, और इस स्लोगन के साथ ये देश की रक्षा करते हैं। देश के कई हिस्सों में सर्व करने का गौरव भी इनको प्राप्त है। अब आते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द साउदर्न कमांड वाज रिफॉर्म्ड एज अ साउदर्न आर्मी इक्विवेलेंट टू अ कॉर्प्स इन 1842। तो आपको ध्यान रखना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के लिए पार्टिसिपेट किया था, और आपको सबको पता है कि उस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तो इन्हें ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन बाद में जब भारत आजाद हुआ तो इस कमांड ने बहुत ही बढ़िया काम किया। क्या काम किया? हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में मिलाने के लिए इस कमांड को बहुत ही ज्यादा श्रेय जाता है। बाद में इस कमांड ने गोवा को भी आजाद कराया था, याद करिए, और इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में 1965-71 की जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट में भी इस कमांड ने अपना बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया था। इसके अतिरिक्त आप सबको याद रखना चाहिए कई सारे ऑपरेशंस, जैसे ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम, इस तरीके के ऑपरेशन जो कई इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें भी इस कमांड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि जो साउदर्न कमांड है हमारी, ये कमांड काफी हद तक इंपॉर्टेंट मानी जाती है। किस लिए ये जिम्मेदार है? साउदर्न में, साउथ में कौन कौन से राज्य आते हैं, स्टेट आते हैं, आप सबको पता है। साउदर्न के अंदर अगर देखें तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और यूनियन टेरिटरीज दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव, ये वाले जो बेसिकली कमांड्स हैं, ठीक है जी, ये वाले जो स्टेट्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर किसके पास? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर बेसिकली आपके साउदर्न कमांड के पास, क्योंकि साउथ के हिस्से को मैनेज करना है। और कमांड्स इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करी गई, यानी कि उनको डिवीजन इसीलिए बनाया गया जिससे रेगुलेशन ज़्यादा बेटर की जा सके, ठीक तरीके से चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके। प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि वहाँ पर उतना आपको थ्रेट होता नहीं है, तो इसलिए ये भारत को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी और एजेंसीज के साथ मिलकर चीज़ों को काम करने का काम करते हैं। इनहैंसिंग इंटीग्रेशन अमंग्स ऑल थ्री सर्विसेज, और इनका एक ये काम है, तीनों सेनाओं के बीच बेसिकली ये बैठ के चीज़ें को मैनेज करने का भी काम करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक इस तरीके के काम भी करते हैं जिससे कि देश के अंदर सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, बढ़िया मामला बने रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, तरीके की चीज़ों पर भी फोकस इनका रहता है। ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की एक ट्रेनिंग कमांड भी है, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग तो बिना ट्रेनिंग के कैसे हो सकता है? तो ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है? वन ऑफ द इंडियन आर्मी 7 कमांड इज अ ट्रेनिंग कमांड ऑफ, और इसको हम कहते हैं ARTRAC, ठीक है जी, इस नाम से भी इस कमांड को बुलाया जाता है। माइंड ओवर मैटर, ये इसका क्या है? ये इसका थीम है या इसका लोगो का नाम है, ठीक है। इट बिगेन टू एग्जिस्ट इन 1991, 1991 से इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी गई। इसके हेडक्वार्टर्स शिमला में हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह साहब जी हैं, जो वो हैं इसके क्या, वो इसके हैं इंडियन आर्मी के बेसिकली जो ट्रेनिंग कमांड है उसके हेड हैं, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स मैंने आपके साथ साझा करी, डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम और भी सर्विसेज, यानी कि जो हमारी नेवल फोर्स है या आर्म फोर्स है, उनके भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, और उसमें भी मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। आगे जाने से पहले एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए मौका है सभी बच्चों के लिए, और वो उस मौके का इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफेंस एक्सरसाइज बैचेस हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, अभी रेगुलर चल रहे हैं वो बैचेस है CDS 2024,
एनडीए 2024 और सीएपीएफ 2024। ठीक है जी। तो 2024 ये बैचेस आपको हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, इनके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। 40% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये डिस्काउंट आपको 17 फेब तक ही मिल सकता है। तो आप सभी लोग कोड यूज कर लीजिए HIM12। इस कोड का इस्तेमाल करके क्या करना है, आपने 40% तक का डिस्काउंट लिया। इफ यू हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत है आपको, तो फिर 85858585 ये आपने डायल करना है और यहां पर आपको जरूरी जितनी भी जरूरी सूचनाएं हैं वो आपको मुहैया करा दी जाएंगी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों 18 तारीख को यानी कि 18 फेब को हम आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और वो टेस्ट रैंक 1 to 3 में की बीच आते हो तब तो फिर फ्री हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 100% स्कॉलरशिप पार्टिसिपेशन हो रही है। और रैंक 4 to 10 के बीच में 80%, रैंक 11 to 100 के बीच में आते हो तो 70% स्कॉलरशिप है, और रैंक 101 से लेकर 1000 के बीच में आते हो तो 55% स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 18 फरवरी को 12 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ पर ये होगा। ठीक है जी, तो वो ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, जो रैपिड रिवीजन है, यानी कि विजय रैपिड रिवीजन के नाम से कोर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये हमने रैपिड रिवीजन कोर्स, यानी कि चूंकि अब एग्जाम ही अप्रैल में आ गया तो बहुत लेंदी कोर्सेस या लंबे कोर्सेस नहीं, जस्ट रिवीजन कोर्स लॉन्च किया है 22 फरवरी से सभी बच्चों के लिए। ठीक है। इसके अलावा एक कोर्स आपके लिए भी है, 8 फरवरी से ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, और ये भी एक क्रैश कोर्स है सभी बच्चों के लिए, सीडीएस के लिए। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे हमारे सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मौका है कि वो लोग भी एक कंप्लीट बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेपर तो आगे होगा। तो इसलिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 15 फरवरी से। कब से शुरू कर सकते हो? 15 फरवरी से। हाँ, एक जरूरी सूचना, मेरे प्यारे बच्चों को कई बार हमने देखा है कि एक इशू होता है कि भाई सर ये बताओ मैगजीन का क्या सिस्टम है, करंट अफेयर का क्या सिस्टम है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जनवरी, दिसंबर और नवंबर इस तरीके के करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो बस आपको क्या करना है, इसे QR स्कैन कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में यहाँ पर ये अवेलेबल होता है। और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 QR कोड, कोड दिखाई दे रहे होंगे, और इन दोनों कोड्स को आप स्कैन कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम से पेज जुड़ने के लिए इस कोड को स्कैन करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस कैच को। और फिर हम तब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।